कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े से महल के अंदर एक शहजादे को देखते हैं जिसका नाम प्रिंस एडम था। एडम को अपनी दौलत और खूबसूरती पर काफी घमंड था और वो हमेशा दूसरे लोगों को नीच नजरों से देखा करता था। ये शहजादा इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ था कि वो अपने महल के अंदर सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को अंदर आने की इजाजत देता था। और एक रात जब एडम पार्टी के दौरान महल के अंदर खूबसूरत लड़कियों के साथ डांस कर रहा होता है, तभी बाहर तेज तूफान आ जाता है। अब उस तूफान में होने वाली बारिश से बचने के लिए एक गरीब बूढ़ी औरत इस महल के अंदर आ जाती है और वो बूढ़ी औरत शहजादे को एक गुलाब का फूल देती है। लेकिन एडम उस बूढ़ी औरत के बदसूरत चेहरे को देखते हुए उस गुलाब के फूल को जमीन पर गिरा देता है और उस गरीब बूढ़ी औरत के चेहरे का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है। वो बूढ़ी औरत एडम को काफी समझाने लगती है कि खूबसूरती कभी भी इंसान के चेहरे पर नहीं बल्कि उसके दिल में होती है। लेकिन एडम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और लोगों के सामने उस बूढ़ी औरत को बुरा भला कहने लगता है। ये देखकर वो बूढ़ी औरत समझ जाती है कि एडम के दिल में रेहम नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए वो बूढ़ी औरत अचानक अपना रूप बदल लेती है और एक खूबसूरत खातू में बदल जाती है। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी जिसका नाम एलारा था, जो एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर एडम के पास आई थी ताकि वो एडम के दिल के बारे में जान सके। और वो समझ गई कि एडम के दिल में गरीब लोगों के लिए प्यार बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वो बूढ़ी औरत अचानक अपना रूप बदल लेती है और एक खूबसूरत खातू में बदल जाती है। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी जिसका नाम एलारा था, जो एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर आदम के पास आई थी ताकि वो आदम के दिल के बारे में जान सके। और वो समझ गई कि आदम के दिल में गरीब लोगों के लिए प्यार बिल्कुल भी नहीं है। अब जाके आदम की अक्ल ठिकाने आ जाती है और वो घुटनों पर आकर उस जादूगरनी से कहता है कि मुझे माफ कर दो। लेकिन अब जादूगरनी एलारा एडम को कहाँ माफ करने वाली थी, क्योंकि कुछ देर पहले जब एलारा ने एडम से रिक्वेस्ट की कि प्लीज ये गुलाब का फूल एक्सेप्ट कर लीजिए, तब आदम ने एलारा के चेहरे का मजाक उड़ाते हुए उसके फूल को ठुकरा दिया था। इसलिए अब वो जादूगरनी गुस्से में आकर अपने जादू से आदम को जानवर यानी बीस्ट बना देती है। साथ ही आदम को जितने भी लोग जानते थे, वो जादूगरनी उन लोगों के दिमाग से आदम को भुला देती है। यहां पर हमें यह पता चलता है कि उस जादूगरनी ने आदम को जो फूल दी थी वो कोई आम फूल नहीं था, बल्कि वो एक जादुई फूल था। और उस फूल को एक्सेप्ट ना करने पर एलारा ने आदम को श्राप दे दिया, जिससे वो एक जानवर में बदल गया। और ये श्राप तभी खत्म होगा जब आदम को उस फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले किसी से प्यार हो जाए और वो भी आदम से प्यार करे। लेकिन उस फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अगर किसी ने आदम से प्यार नहीं किया तो आदम हमेशा के लिए इसी रूप में रह जाएगा और वो दोबारा कभी इंसान नहीं बन पाएगा। अब काफी साल गुजर जाते हैं, लेकिन उस महल में कोई भी अपना कदम नहीं रखता, क्योंकि उस जादूगरनी ने लोगों के दिमाग से आदम और महल को भुला दिया था। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है उस महल के पास वाले गांव पर, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बेल है। बेल को किताबें पढ़ना काफी पसंद है और आज भी वो एक नई किताब खरीदने के लिए जा रही है। बेल के फादर एक डिजाइनर है और वो अपनी बेटी बेल से काफी ज्यादा प्यार करता है। इसी गांव में गैस्टन नाम का लड़का भी रहता है। गैस्टन बेले को काफी पसंद करता है और वो बेले से शादी करना चाहता है। लेकिन बेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि गैस्टन एक धोखेबाज इंसान था और वो अक्सर गैस्टन को इग्नोर कर देती। लेकिन गैस्टन भी बेल का पीछा नहीं छोड़ता और वो किसी भी हाल में बेल से शादी करना चाहता है।
एक दिन बेल का फादर किसी काम से जंगल के रास्ते शहर जा रहा होता है। जंगल के बीच में पहुंचने के बाद वो रास्ता भटक जाता है। तब सामने उसे एक दूसरा रास्ता दिखाई देता है। बेले का फादर सोचता है कि ये रास्ता शायद शॉर्टकट हो, इसलिए वो इस रास्ते पर चल पड़ता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद तभी उसे जंगल से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बेल के फादर जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसे पता चलता है कि जंगल के कुछ खतरनाक भेदिए उसके पीछे पड़ गए हैं। ये देखते हुए बेल के फादर अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से घोड़ा गाड़ी को भगाने लगते हैं और भागते भागते वो एक महल के बाहर पहुंच जाता है। ये महल कोई और नहीं बल्कि वही महल है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। बेल का फादर इतने बड़े महल को देखकर हैरान रह जाता है और जब वो महल के अंदर आता है तो वो देखता है कि इस महल के अंदर कोई भी नहीं रहता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि महल के अंदर कोई भी ना रहते हुए महल के अंदर गरमैश के लिए आग जल रही होती है। ये देखकर बेल के फादर को कुछ अजीब लगता है, लेकिन फिर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और तभी उसकी नजर खाने के टेबल पर पड़ती है, जहां खाना ऐसे सजाया गया था कि जैसे कोई शहजादा उसे खाने आने वाला हो। अब बेल के फादर को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे खाने के टेबल पर बैठ जाता है और बड़े ही मजे से खाना खाने लगता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि कुछ देर बाद उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका होश उड़ने वाला था। और जब बेल का फादर मजे से खाना खा रहा होता है तभी अचानक टेबल पर रखा कप बेल के फादर के करीब आता है। और हैरान करने वाली बात यह थी कि वो बेल के फादर से बातें करने लगता है। ये देखकर बेल के फादर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि वो कप आखिर कैसे बोल रहा था। दरअसल यहां पर जितनी भी चीजें पड़ी हुई थे वो पहले कभी इंसान हुआ करती थे, लेकिन जादूगरनी एलारा के श्राप की वजह से ये सब की सब चीजों में बदल गई। वहां हम बेल के फादर को देखते हैं जो महल से बाहर आ गया होता है और तभी वो गार्डन में कई सारे सफेद गुलाब के फूल देख लेता है। बेल के फादर सोचते हैं कि मेरी बेटी ने फूल मंगवाया था, इसलिए वो वहां से चुपचाप एक फूल को तोड़ लेते हैं। पर जैसे ही बेल के फादर फूल तोड़ते हैं तभी वहां पर बीस्ट आ जाता है। बीस्ट बेल के फादर पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि बेल के फादर ने उसके गार्डन से गुलाब चुराने की कोशिश की। इसलिए बीस्ट गुलाब का फूल चुराने के जुर्म में बेल के फादर को कैद कर लेता है। लेकिन बेल के फादर का घोड़ा वहां से भाग जाता है और वो घोड़ा भागते भागते सीधा अपने घर आता है। बेल जब देखती है कि घोड़ा सिर्फ अकेला ही आया है और उसके फादर तो नहीं आए, ये देखकर वो फौरन समझ जाती है कि उसके फादर किसी मुसीबत में फंस हुए हैं। इसलिए बेल अपने फादर को ढूंढने के लिए उस घोड़े पर बैठ जाती है, जिसके बाद वो घोड़ा बेल को जंगल के रास्ते ले जाते हुए उसी महल में ले आता है जहां बेल के फादर कैद में है। बेल जब महल के अंदर जाती है तब वो चारों तरफ अपनी नजर घुमाती है, लेकिन वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। बेल वहां पर काफी आवाजें भी लगाती है कि यहां पर कोई है, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। बेल भी परेशान हो जाती है कि आखिर इतना बड़ा महल खाली कैसे पड़ा है। अब जैसे ही बेल आगे बढ़ती है तभी उसके कानों में लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल ये वही घड़ियाल और शमदान बातें कर रहे थे। अब जब बेल उस घड़ियाल और शमदान के करीब आती है तभी ऊपर से बेल को अपने फादर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो फौरन ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है जहां उसे अपना फादर एक कोठरी के अंदर बंधा हुआ दिखाई देता है। बेल के फादर उसे जल्दी जल्दी में बताते हैं कि ये सारा महल
जिंदा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहां से भाग जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो बीस्ट तुम्हें देख ले। बेल पूछती है कि कौन सा बीस्ट, जिस पर बेल के फादर बताते हैं कि वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने तुम्हारे लिए यहां से सिर्फ एक फूल तोड़ा था, जिसकी सजा के तौर पर उस बीस्ट ने मुझे यहां उम्र भर कैद में डाल दिया। बेल के फादर बेल से कहते हैं कि तुम जल्दी से यहां से भाग जाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी पकड़ लेगा। अब इससे पहले कि बेल वहां से निकल पाती, तभी वहां पर बीस्ट आ जाता है। उसे देखकर बेल काफी घबरा जाती है, क्योंकि वह बीस्ट बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन बेल अपने डर पर काबू रखते हुए बीस्ट को ऐसा दिखाती है जैसे वह उससे बिल्कुल भी नहीं डर रही हो। बेल कहती है, मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ। लेकिन बीस्ट बेल को उसके पिता से मिलने से मना कर देता है। तब बेल गुस्से में बीस्ट से कहती है, तुम कितने जालिम हो। सिर्फ एक गुलाब का फूल तोड़ने की वजह से तुमने मेरे पिता को उम्र भर की कैद की सजा दे दी। मेरे पिता ने सिर्फ एक फूल ही तोड़ा था, और ऐसा करने के लिए मैंने ही उनसे कहा था। इसलिए तुम्हें मुझे कैद करना चाहिए। लेकिन बीस्ट बेल की बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें अपने पिता से मिलने के लिए कुछ देर के लिए यह दरवाजा खोल रहा हूँ। इसलिए तुम्हें अपने पिता से आखिरी बार जो भी कहना है कह दो, क्योंकि अगर यह दरवाजा एक बार खुल गया और फिर बंद हो गया तो दोबारा कभी नहीं खुलेगा। यह कहते ही बीस्ट उस कोठरी का दरवाजा खोल देता है। बेल तुरंत अंदर भागकर अपने पिता को गले लगा लेती है और बड़ी ही चालाकी से उन्हें बाहर की तरफ धक्का दे देती है। इसके बाद वह खुद उस कोठरी का दरवाजा अपने पीछे बंद कर लेती है। अब बीस्ट ने जैसा कहा था, अगर यह दरवाजा एक बार बंद हो गया तो दोबारा कभी नहीं खुलेगा। इसलिए अब वह बीस्ट बेल के पिता को वापस अंदर नहीं डाल सकता था। बेल के पिता हैरानी से कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तब बेल अपने पिता से कहती है, तुम्हारा बाहर रहना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद बेल के पिता वहां से जाने लगते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं, मैं बहुत जल्द तुम्हें छुड़ाने के लिए मदद लेकर वापस आऊंगा। और अब बेल उसी महल में कैद होकर रह जाती है। लेकिन जैसे ही बीस्ट वहां से जाता है, तभी एक घड़ी और एक क्षमादान बेल के पास आते हैं। दरअसल ये दोनों कभी इंसान हुआ करते थे, लेकिन जादूगरनी एलारा के श्राप की वजह से अब ये घड़ी और क्षमादान में बदल चुके थे। अच्छी बात यह थी कि ये इंसानों की तरह सब कुछ कर सकते थे, जैसे चलना, बोलना, हंसना या फिर इंसानों की तरह कोई भी काम करना। वह घड़ी और क्षमादान दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और बेल से बातें करने लगते हैं। यह सब देखकर बेल घबरा जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तभी क्षमादान बेल से कहता है, घबराओ मत और हमारे पीछे आओ। बेल किसी तरह हिम्मत जुटाकर उनके पीछे चलने लगती है। वह घड़ी और क्षमादान बेल को एक शानदार और आलीशान कमरे के अंदर ले आते हैं और उससे कहते हैं, तुम यहाँ रह सकती हो। लेकिन जब इस बात की खबर बीस्ट को लगती है, तब उसे बहुत गुस्सा आता है। इसी वजह से वह घड़ी और क्षमादान को जोर जोर से डांटने लगता है। लेकिन दोनों उससे कहते हैं, शायद यही वह लड़की है जो हमें इस श्राप से आजाद करवा सकती है। इसके बाद वह क्षमादान और घड़ी बीस्ट से कहते हैं, तुम्हें उस लड़की के करीब जाकर उसे इम्प्रेस करना चाहिए। जाओ, उससे बातें करो, उसे खाने पर बुलाओ और अपने प्यार के जाल में फंसा लो। यह सब सुनकर बीस्ट गुस्से से भर जाता है और कहता है, क्या तुम दोनों पागल हो चुके हो? क्या मैं इतना गिर चुका हूं कि अब एक चोर की बेटी को खाने पर बुलाऊं और उसके साथ बैठकर खाना खाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब महल के बाकी लोग भी उससे यही कहते हैं कि उसे उस लड़की को खाने पर बुलाना होगा, तब आखिरकार वह मान जाता है। क्योंकि उस महल के अंदर जितने भी लोग घड़ी, कुर्सी और दूसरी चीजों में बदल चुके थे, उनकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीस्ट ही था। अगर उसने उस दिन उस बूढ़ी औरत से वह फूल खुशी खुशी ले लिया होता, तो आज इन लोगों की हालत कभी ऐसी नहीं होती।
अब यहाँ बीस्ट बेल के कमरे का दरवाजा खटखटाकर उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी? फिर वह कहता है, लेकिन इसे कोई रिक्वेस्ट मत समझना। यह सुनकर बेल गुस्से में उससे कहती है, क्या तुम पागल हो? पहले तुमने मेरे पिता को कैद किया, फिर मुझे बंदी बना लिया, और अब मुझसे अपने साथ खाना खाने के लिए पूछ रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह सुनकर बीस्ट गुस्से से दरवाजे पर जोर जोर से मुक्के मारने लगता है और चिल्लाकर कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे साथ खाना खाकर ही रहोगी। लेकिन बेल डटकर कहती है, मैं भूखी ही क्यों न मर जाऊं, पर तुम्हारे साथ कभी खाना नहीं खाऊंगी। यह सुनकर बीस्ट गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, ठीक है, तुम्हारी यह ख्वाहिश भी पूरी होगी। अब मैं तुम्हें भूखा ही मारूंगा। वह महल के बाकी लोगों से कहता है, इसे कोई भी खाना मत देना और इसे भूख से मरने दो। यह कहकर बीस्ट वहां से चला जाता है। अब घड़ी, क्षमादान और महल की बाकी चीजें बहुत उदास हो जाती हैं, क्योंकि उनके श्राप से आजाद होने का मौका लगभग खत्म हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि बीस्ट उसी गुलाब के फूल के पास जाता है जिसकी आखिरी पंखुड़ी गिरने के बाद महल के अंदर मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। बीस्ट देखता है कि उस फूल की बहुत सारी पंखुड़ियां टूटकर नीचे गिर चुकी हैं। यह देखकर वह बेहद उदास हो जाता है, क्योंकि उस जादुई फूल से पहले ही कई पंखुड़ियां गिर चुकी थीं और अब सिर्फ कुछ ही बाकी रह गई थीं। दरअसल यह वही जादूगरनी एलारा का दिया हुआ मैजिकल फूल था। अगर उसकी आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले किसी ने बीस्ट से सच्चा प्यार नहीं किया, तो बीस्ट के साथ साथ वे सभी श्रापित लोग भी हमेशा के लिए मिट जाएंगे, जो इस समय घड़ी, टेबल, अलमारी और क्षमादान में बदल चुके थे। वहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेल के पिता वापस अपने गांव पहुंच चुके होते हैं। वह गांव के सभी लोगों से कहने लगते हैं, मेरी बेटी की जान खतरे में है। जंगल के पास एक महल है जहां एक भयानक बीस्ट रहता है, और उसी बीस्ट ने मेरी बेटी को कैद करके रखा हुआ है। यह सब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बेल के पिता पर हंसने लगते हैं और उनकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन गैस्टोन, जो बेल से शादी करना चाहता था, बेल के पिता को इम्प्रेस करने के लिए कहता है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए। इसके बाद गैस्टोन और उसका एक साथी बेल के पिता के साथ जंगल के रास्ते से होते हुए महल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में बेल के पिता वही रास्ता भूल जाते हैं जिससे होकर वह पहले महल तक पहुंचे थे। अब उन्हें वह रास्ता बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। यह देखकर गैस्टोन को बहुत गुस्सा आता है और वह बेल के पिता से कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, यहाँ कोई भी बीस्ट नहीं रहता, तुमने बेवजह मेरा समय बर्बाद किया है। फिर गैस्टोन बेल के पिता से कहता है, मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। लेकिन बेल के पिता साफ शब्दों में उससे कहते हैं, मेरे जिंदा रहते यह कभी नहीं हो सकता। यह सुनकर गैस्टोन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बेल के पिता को जोरदार मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वह बेल के पिता को एक पेड़ के साथ बांध देता है और उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़कर चला जाता है, ताकि जंगल के भेड़िए उन्हें मार डालें, क्योंकि वह इलाका भेड़ियों का था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगली सुबह हम देखते हैं कि बेल के पिता के पास एक औरत आती है जिसका नाम अगाथे था। अगाथे को गांव से निकाल दिया गया था। जब अगाथे बेल के पिता को पेड़ से बंधा हुआ देखती है, तब वह उन्हें छुड़ाकर उनकी जान बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ महल में हम बेल को देखते हैं जिसके पास एक चाय का कप आता है और उससे कहता है, बीस्ट कोई बुरा इंसान नहीं है, बल्कि उसका दिल बहुत अच्छा है। इसके बाद महल की बाकी चीजें बेल को अपने साथ एक दूसरे कमरे में ले जाती हैं, जहां वे उसे खाना खिलाती हैं। उसी दौरान बीस्ट वहां आता है और जब वह यह सब देखता है तो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है। अब जब बेल वापस अपने कमरे में सोने के लिए आती है, तभी उसे पास में एक दूसरा कमरा दिखाई देता है। उस कमरे को देखकर बेल बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर चली जाती है।
और यह वही कमरा होता है जहां वह जादुई गुलाब रखा गया था। बेल धीरे धीरे उस फूल के करीब जाती है और जैसे ही वह उसे छूने वाली होती है तभी अचानक वहां बीस्ट आ जाता है। बीस्ट गुस्से में बेल को डांटते हुए कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या करने वाली थीं। अगर इस फूल को कुछ हो जाता तो हम सबकी जान चली जाती। फिर बीस्ट गुस्से से चिल्लाकर कहता है, यहां से चली जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बीस्ट की तेज चीख सुनकर बेल डर और दुख से रोने लगती है और महल छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। इस दौरान महल की श्रापित चीजें बेल को रोकने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन बेल कहती है, अब मैं इस महल में एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगी। इसके बाद वह घोड़े पर बैठकर जंगल के रास्ते निकल जाती है। बेल को जाता हुआ देखकर महल के अंदर मौजूद सभी श्रापित चीजें बहुत मायूस हो जाती हैं, क्योंकि बेल उन्हें छोड़कर चली गई थी। अब वे सब समझ जाते हैं कि शायद उन्हें हमेशा के लिए इसी हालत में रहना पड़ेगा। उधर बेल जैसे ही जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ती है, तभी अचानक कई भेड़िए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे भेड़िए बेल को कोई नुकसान पहुंचा पाते, तभी वहां बीस्ट आ जाता है और उन भेड़ियों से लड़ने लगता है। काफी देर तक भयानक लड़ाई होने के बाद आखिरकार बीस्ट उन सभी भेड़ियों को वहां से भगा देता है। लेकिन इस लड़ाई में वह खुद भी बुरी तरह घायल हो चुका था। बेल अब घोड़े पर बैठकर वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर बीस्ट पर पड़ती है, जो ज्यादा घायल होने की वजह से जमीन पर गिर चुका था। अब क्योंकि बीस्ट ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए बेल वहां से जाने के बजाय उसके पास वापस आ जाती है और उससे कहती है, मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, इसलिए तुम्हें खुद ही उठना होगा। बीस्ट बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद बेल उसे घोड़े पर बैठाकर वापस उसी महल में ले आती है। अब बेल एक बार फिर उसी महल में लौट चुकी थी। महल में मौजूद सभी श्रापित चीजें बेल को दोबारा देखकर बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि वे सभी चाहते थे कि बेल यहीं उनके साथ रहे और बेल और बीस्ट एक दूसरे से प्यार करने लगें, ताकि उस श्राप का असर खत्म हो जाए और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाए। इसके बाद महल की वे चीजें बेल को अपनी पूरी कहानी बता देती हैं कि उस जादुई फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरने के बाद वे सभी मर जाएंगे। लेकिन वे बेल को पूरी सच्चाई नहीं बताती। वे यह नहीं कहती कि उस फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले बेल और बीस्ट का एक दूसरे से प्यार करना जरूरी है, क्योंकि अगर वे बेल को सब कुछ सच सच बता देती तो बेल समझ जाती कि ये सब लोग उसे जबरदस्ती बीस्ट के प्यार में धकेलना चाहते हैं। और शायद यह सच जानने के बाद बेल को बीस्ट से कभी सच्चा प्यार नहीं हो पाता। यहाँ हम देखते हैं कि बेल बीस्ट के पास जाती है और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करने लगती है। साथ ही बेल उसके घावों पर दवा लगाते हुए उसे कुछ शेर सुनाती है, क्योंकि उसे शायरी और किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन जैसे ही बेल एक शेर पढ़ती है, तभी बीस्ट उसी शेर की अगली पंक्ति खुद पूरी कर देता है। यह देखकर बेल काफी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम भी कविता और शायरी पढ़ते हो? तब बीस्ट कहता है, मैं प्यार मोहब्बत वाली कविताएं नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने बहुत शिक्षा हासिल की है। यह सुनकर बेल समझ जाती है कि बीस्ट काफी पढ़ा लिखा है और उसे हर तरह की कविता के बारे में जानकारी है। बीस्ट की बातें सुनकर बेल मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तो प्यार मोहब्बत की बातें और कहानियां बहुत पसंद हैं। इस पर बीस्ट जवाब देता है, वह तो तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है कि तुम्हें किताबें पढ़ना कितना पसंद है। लेकिन अगर तुम पढ़ना ही चाहती हो तो कुछ अच्छा पढ़ो। इसके बाद बीस्ट बेल को अपनी विशाल लाइब्रेरी में लेकर जाता है, जो बहुत बड़ी थी। वहां हजारों किताबें रखी हुई थीं। इतनी सारी किताबों को देखकर बेल पूरी तरह हैरान रह जाती है और बहुत खुश भी हो जाती है, क्योंकि उसके गांव में पढ़ने के लिए उसे मुश्किल से कोई किताब मिलती थी। लेकिन यहाँ तो किताबों से भरी अनगिनत अलमारियां मौजूद थीं। यहाँ बेले और बीस्ट के बीच जो भावनात्मक कहानी चलती है, उसका पूरा अंत इस तरह होता है। गैस्टन महल में आकर बीस्ट पर हमला करता है। बीस्ट शुरू में बहुत दुखी और टूटा हुआ होता है, क्योंकि उसे लगता है कि बेले उसे छोड़कर चली गई है। लेकिन जैसे ही बेले वापस आती है,
वह बीस्ट को घायल देखती है और उसके अंदर सच्चा प्यार जाग उठता है। वह रोते हुए कहती है कि वह बीस्ट से प्यार करती है। जैसे ही बेले अपना प्यार स्वीकार करती है, उसी पल जादुई गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से ठीक पहले जादू सक्रिय हो जाता है। बीस्ट मरने से बच जाता है और फिर वह वापस एक इंसान यानी एक राजकुमार बन जाता है। इसके साथ ही महल के सभी श्रापित लोग जैसे घड़ी, क्षमादान और बाकी सब फिर से इंसान बन जाते हैं। आखिर में बेले और वह राजकुमार एक साथ हो जाते हैं और महल में खुशी और सामान्य जीवन वापस आ जाता है।